हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली नीट बायोलॉजी। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, हमने एनिमल फिजियोलॉजी में अपना पहला चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट किया था। उसका हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आज ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है। तो लेक्चर नंबर सेकंड को स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो हमने पढ़ा था उसको फटाफट से क्विकली रिवाइज करते हैं ताकि हम आगे अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। तो हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिस्पायर करते थे, मतलब गैसेस का एक्सचेंज होता था। ठीक है, तो हमने देखा था कि फाइलम कॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेडियल मंकीज और एस्केल मंकीज, इन जो पांचों फाइलम्स में कोई भी स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते थे। और इनमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता था वो जनरल बॉडी सरफेस से होता था डिफ्यूजन के थ्रू। तो डिफ्यूजन के थ्रू होता था। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमने बात की थी एनिलिडा की। एनिलिडा मतलब अर्थवॉर्म्स। इसमें क्या होता था, इसमें वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते थे। स्किन एंड मॉइस्ट स्किन के थ्रू, इसे हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं आगे एनिलिडा एनिलिडा आर्थ्रोपोडा। अब आ जाते हैं हमारे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में हमने दो देखा था, एक लैंड मतलब टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, एक थे हमारे एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स थे, जैसे कि इसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, वो रिस्पायर करते थे ट्रैकिया से, मतलब उसमें ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता था। और जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते थे बच्चों, उसमें गिल्स पाई जाती थी। ठीक है, चलो एनिलिडा आर्थ्रोपोडा। अब आ जाते हैं मोलस्का की तरफ। मोलस्का में भी गिल्स पाई जाती थी गैसेस के एक्सचेंज के लिए। अब मोलस्का इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में जैसे स्टार फिश आ गई आपकी, इसमें एक डिफरेंट टाइप का सिस्टम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम या ट्यूब फीड सिस्टम। ये एक इनमें स्पेशल टाइप का सिस्टम पाया जाता है, जिसको जरूर ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन करते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं हेमिकॉर्डेट्स में। हेमिकॉर्डेट्स में भी गिल्स पाई जाती थी। अब बात करते हैं कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में जो सब फाइलम वर्टिब्रेट्स में 5 क्लासेस में हमने पढ़ा था, जैसे कि पाइसेस पहला। पाइसेस में जिसमें मछलियां आती थी, उसमें हमने ये देखा था कि जो गिल्स होती हैं उनमें गिल्स प्रेजेंट होती थी। और गिल्स एक हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है। हाईली वेस्कुलराइज्ड मतलब उस गिल्स के अराउंड बहुत अच्छा नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरी का, बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पाइसेस के बाद एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। लैंड और वाटर मतलब जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं वो होते हैं एम्फीबियंस। तो इनमें 3 तरीके से रेस्पिरेशन होता था अगर वो लैंड पर रहते हैं स्पेशली। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर वो लैंड पर रहते हैं तो 3 मेथड से वो रेस्पिरेशन करते हैं। पहला है स्किन। स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दूसरा करते हैं वो लंग से रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन जिसे हम बोलते हैं। और तीसरा है बक्को फेरेंजियल कैविटी से रेस्पिरेशन करते थे। ये 3 मेथड से। अगर वो स्पेशली वाटर में प्रेजेंट है तो वो स्किन का यूज करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आगे पैसेस एम्फीबिया। अब आ जाते हैं रेप्टीलिया पे। रेप्टीलिया में लंग्स प्रेजेंट होते हैं गैसेस के एक्सचेंज करने के लिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया। अब आ जाते हैं एप्स पे। एप्स में क्या बोलते हैं, लंग्स तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, लेकिन लंग्स के साथ एक स्पेशल स्ट्रक्चर उनके लंग्स में अटैच होता है। एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एयर सैक। बर्ड्स के लंग्स में उसमें एक्स्ट्रा एयर स्टोर होती है ताकि जब बर्ड्स ऊपर फ्लाइट कर सके, मतलब कि आसमान में, स्काई में, तो उन्हें कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की सप्लाई मिल सके, ऑक्सीजन की कमी ना हो। नहीं, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वो स्काई में उड़ते उड़ते वो लैंड पर गिर जाएंगे। ठीक है, उनको मसल्स को कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत होती है उड़ते समय। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं एप्स के बाद मैमल्स की। मैमल्स में लंग्स होते हैं। हम जैसे हमारे अंदर हम मैमल्स में
तो हमारे अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं और एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसे हम डायफ्राम कहते हैं वो भी हमारे गैसेस के एक्सचेंज या रिस्पिरेशन में मदद करता है। ओके, चलो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अपना आज का जो लेक्चर नंबर सेकेंड है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने आज के नए टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। एक मिनट, कलर चेंज कर लूं। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्या है स्टूडेंट्स? रेस्पिरेशन एक फिजिको फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फिजिको केमिकल प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं इसे? क्योंकि इसमें फिजिकल चेंजेस भी होते हैं और केमिकल चेंजेस भी होते हैं। तो लिख सकते हैं हम इट इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब इसमें फिजिकल चेंजेस भी होते हैं और केमिकल चेंजेस भी होते हैं। फिजिकल चेंजेस क्यों बोल रहे हैं? फिजिकल चेंजेस इसलिए बोल रहे हैं इसमें एक्सचेंज होता है गैसेस का। इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है सॉरी, इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। और केमिकल प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक फिजिको-केमिकल प्रोसेस है। इसमें दोनों इट इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसमें फिजिकल चेंजेस भी होते हैं और केमिकल चेंजेस भी होते हैं। फिजिकल चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है और केमिकल चेंजेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है ग्लूकोज का। ठीक है, अब रेस्पिरेशन में 3 टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन, दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन और तीसरा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये देखो ये गैसेस का एक्सचेंज होता है इसमें। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। ओके, तो चलो इसको डिटेल में देखते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, इंटरनल में क्या होता है, सेल्यूलर में क्या होता है। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन एटमॉस्फेरिक एयर एंड लंग्स। लंग्स और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो हम लिख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बिटवीन एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर एंड लंग्स के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारे लंग्स हैं। ठीक है, अब ये है हमारा एटमॉस्फेयर जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन क्या होगी? लंग्स में एंटर कर जाएगी और लंग्स में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में प्रेजेंट है वो बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो वो जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है एटमॉस्फेरिक एयर और लंग्स के बीच में उसे हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं या पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं इसे, कलर
तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं, और ब्रीदिंग को हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। पल्मोनरी वर्ड हम लंग्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पल्मोनरी वेंटिलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं और ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। अब ब्रीदिंग में आपके दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब कि सांस को अंदर लेना, ठीक है, एटमॉस्फेयर से, और एक्सपायरेशन का मतलब अपने लंग से सांस को बाहर निकालना एटमॉस्फेयर, ठीक है, सांस छोड़ना, ठीक है। सांस लेना इंस्पायरेशन और सांस को छोड़ना एक्सपायरेशन। तो लिख लो इसको। इसमें होता है एक इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन, ठीक है। चलो इतनी चीजें आ गई। अब बात करते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन की। इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो एक स्लाइड कॉपी करते हैं। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है स्टूडेंट्स बिटवीन, किसके बिटवीन, एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरी। एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरी। अब आप सोचेंगे कि ये एल्वुलाई क्या होता है, ये तो लंग्स खोल रहे थे। तो एल्वुलाई क्या होता है, एल्वुलाई हमारे लंग्स में स्टूडेंट्स छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम एल्वुलाई बोलते हैं, जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो अभी अब आने वाले लेक्चर्स में एल्वुलाई को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप बस इतना याद रखो कि जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वहां से गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है, उन्हें हम एल्वुलाई बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो exchange of gases between alveoli and blood capillary। गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरी के। ब्लड कैपिलरी को आप पल्मोनरी कैपिलरी बोल सकते हो, क्योंकि पल्मोनरी वर्ड हम लंग्स के लिए यूज करते हैं। अगर ब्लड कैपिलरी लंग्स में प्रेजेंट है तो वो पल्मोनरी कैपिलरी भी हमसे भी होता है, ठीक है। तो चलो एक ड्रॉ कर लेते हैं इसको। मान लो ये आपकी है एल्वेलाई, फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये है आपकी एल्वेलाई, और इसके अराउंड है, इसके अराउंड ये आपकी ब्लड कैपिलरी है, इसके अराउंड ये मान लो ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी है। अब क्या होगा, अब हमारे एल्वेलाई में जैसे हम एल्वेलाई में क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन इसमें ज्यादा होगा। अब हमारी जो एल्वेलाई के अराउंड ब्लड कैपिलरी है, यहाँ से मान लो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, मतलब कि उसमें CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, डी ऑक्सी ब्लड, ठीक है। मान लो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब हमारे एल्वेलाई में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो डिफ्यूजन गैसेस से कहाँ से क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ होता है। तो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन एल्वेलाई में ज्यादा है, तो ये डिफ्यूज करके कहाँ चली जाएगी, ब्लड कैपिलरी में चली जाएगी। तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूज करके आपकी कहाँ आ गई, ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में आ गई। अब CO2 की कंसेंट्रेशन हमारे ब्लड में ज्यादा, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो CO2 की कंसेंट्रेशन ब्लड कैपिलरी में ज्यादा होगी। तो CO2 क्या होगी स्टूडेंट्स, CO2 डिफ्यूज होकर के एल्वियोलाई में चली जाएगी, इस तरीके से। तो यहाँ से जो ब्लड पास होगा, आगे जो निकलेगा वो कैसा ब्लड होगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो लिख सकते हैं हम, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया
और ये जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो इंटरनल रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन एल्विलाई और ब्लड वेसल। अब ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो गई, ठीक है। अब ये ब्लड ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का। अब ब्लड इन गैस, ये ऑक्सीजन गैस को डिफरेंट डिफरेंट हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचाएगा, मतलब टिश्यूज तक पहुंचाएगा, ठीक है। जब पहुंचाएगा तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें क्या होता है, अब एक्सचेंज होगा इसमें गैसेस का। अब इनमें क्या होगा, अब एक्सचेंज होगा, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो गया ब्लड के थ्रू, हमारे बॉडी के टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंच रही है। अब क्या होगा, अब एक्सचेंज होगा गैसेस का बिटवीन ब्लड कैपिलरी और उसके बीच में टिश्यूज के बीच में। टिश्यू किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। अब इन दोनों के बीच में, मतलब ब्लड कैपिलरी और टिश्यू के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। चलो उसको देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड कैपिलरी एंड टिश्यू, टिश्यूज, ठीक है। अब गैसेस का एक्सचेंज ब्लड कैपिलरी और टिश्यूज के बीच में होगा। अब मान लेते हैं कि ये है हमारी, मान लेते हैं ये है हमारी ब्लड कैपिलरी, एक मिनट, और ये है हमारी टिश्यू, ये है हमारी टिश्यू। तो ये है हमारी स्टूडेंट, ये है हमारी टिश्यू, और ये है हमारी ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी में हमारी क्या है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज करके कहाँ चली जाएगी, इन टिश्यूज में चली जाएगी। तो ऑक्सीजन यहाँ आ गई। अब टिश्यू में हमारी CO2 की कंसंट्रेशन हाई होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का। तो हमने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी मिलता है। तो जो कंटिन्यूअस सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, तो CO2 ज्यादा बनेगी, वहां पे CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो CO2 क्या होगी, हमारी टिश्यू में प्रेजेंट होगी ज्यादा, उसकी कंसंट्रेशन हाई होगी। अब ये डिफ्यूज करके कहाँ चली जाएगी, ये हमारी ब्लड कैपिलरी में चली जाएगी, ठीक है। तो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ब्लड कैपिलरी और टिश्यू के बीच में। ये दो प्रोसेस जो है इंटरनल रेस्पिरेशन में आ जाते हैं। एल्विलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज होता है गैसेस का, और गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू, ठीक है। और गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड कैपिलरी और टिश्यूज के बीच में। अब ये ऑक्सीजन हमारी टिश्यू तक आ गई, मतलब हमारी टिश्यूज तो सेल से बनी है, तो ऑक्सीजन हमारी सेल्स तक आ गई। अब प्रोसेस होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन का। चलो, तो अब देखते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन को। मान लेते हैं ये है हमारी बॉडी सेल, ये हमारी बॉडी की सेल है, मान लेते हैं। चलो, ये मान लेते हैं हमारी सेल है, ठीक है। अब इस सेल में क्या होगा, ग्लूकोज होगी प्रेजेंट, ग्लूकोज प्रेजेंट होगी। ग्लूकोज जो हम खाना खाएंगे वहां से मिलेगी हमें, ठीक है, हमारी सेल्स तक जाएगी। अब ये तो पता ही होगा। ग्लूकोज जो है वो कंबाइन करेगी, मतलब वो ऑक्सीजन से बाइंड करेगी, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा ये सब। ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलेगी और क्या बनाएगी, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एटीपी बनेगा। एटीपी कितना बनता है, 36 या 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस एटीपी, मतलब इसमें सारी एक्टिव, मतलब प्रोसेस आ जाती है, जैसे कि आपका ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया।
इन सारे प्रोसेस से होकर के तब जाकर के ये 36 से 38 एटीपी हमें मिलती है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? अभी इस चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, अगले चैप्टर मतलब दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना याद रखो कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगी और हमें प्रोडक्ट मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे 36 से 30। तो एटीपी क्या होती है हमारी? एटीपी स्टूडेंट्स होती है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी क्या होती है? एनर्जी करेंसी होती है ऑफ द सेल। तो अब इसी एटीपी का यूज करके हम अपनी सारी लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है? इसी से हम सारा अपना जो एक्टिविटीज है वो हमारी हो पाती हैं, ठीक है? अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हम अपनी सारे कामकाज नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी के कोई भी ऑर्गन्स वर्क भी नहीं करेंगे, तो हम डेड हो जाएंगे। तो एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? तो अब लिख लेते हैं, जो ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है सेल्स में, वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है और इसमें इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, ये भी याद रखना। इसमें इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है? कैटाबॉलिक प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या होता है? एक होती है कैटाबॉलिक, एक होती है एनाबॉलिक। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब कि कुछ टूटना और कुछ बढ़ना, तो उसमें आ जाती है एक कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में जैसे कि कुछ टूटता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, प्रोटीन को तोड़ करके अमाइनो एसिड बनाते हैं, तो वो हो गई कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि कुछ सिंथेसाइज होता है, कुछ बनता है, जैसे कि हम कई सारे अमाइनो एसिड्स को जोड़ करके प्रोटीन बना देंगे, तो वो हो गई आपकी एनाबॉलिक प्रोसेस। तो इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, मतलब इसमें ग्लूकोज टूट रहा है तो उसको बोलेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है? और क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का। मतलब इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें ग्लूकोज कई सारी सीरीज ऑफ स्टेप्स में टूटता है, डायरेक्ट नहीं टूटता है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, ठीक है? चलो इतनी चीजें आप ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलो बताना जरूर, ठीक है? कैसा लगा? आगे चलते हैं हम। चलो, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसकी स्टूडेंट्स अब बात करते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम की। मान लो ये एक मनुष्य है, ठीक है? मान लो ये एक मनुष्य है और इसके ये नोज है, इसकी नोज ही है, नोज। नोज में इसके दो गोले गोले स्ट्रक्चर्स, दो छेद प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं क्या? जिसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ये दो जो छोटे छोटे छेद प्रेजेंट हैं, जिसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। जैसे कि हमारे नाक में ये दो छेद प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं क्या? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। और ये कहाँ प्रेजेंट है? हमारी अपर लिप के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये है इसकी अपर लिप के ऊपर ये प्रेजेंट है। अब इसके अंदर आओगे, नोज से आप अंदर आओगे तो आपको देखने को मिलेगी नेजल कैविटी या चैम्बर, जिसे हम मतलब नेजल कैविटी या चैम्बर होता है ये, ठीक है? और हमारा जो माउथ होता है, उसके अंदर की कैविटी को हम कहते हैं बक्कल कैविटी, जिसमें हमारे टीथ, टंग वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो वो हो गई बक्कल कैविटी। अब इन दोनों कैविटीज को एक स्ट्रक्चर है जो कि अलग करता है। नेजल कैविटी को और बक्कल कैविटी को एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं पैलेट। तो ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं पैलेट। तो लिख सकते हैं, ये होता है पैलेट। तो पैलेट क्या करता है, नेजल कैविटी को बक्कल कैविटी से अलग करता है, इन दोनों कैविटीज को अलग अलग करता है, ठीक है? और ये है इसकी खोपड़ी। अब नेजल कैविटी के अंदर आप जाओगे पीछे की तरफ तो आपको दो गोले गोले स्ट्रक्चर्स और देखने को मिलेंगे, राउंड राउंड, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल नेयर्स। तो अंदर की तरफ है तो इंटरनल यूज करेंगे, इंटरनल नेयर्स,
ठीक है। इसे हम बोलते हैं इंटरनल लेयर्स। दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटरनल लेयर्स। इंटरनल लेयर, ये हो गया पैलेट, ये हो गया इंटरनल लेयर्स, ये आपका नेजल कैविटी और ये आपका बक्कल कैविटी हो गया। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने बताया कि यहाँ पर ये होती है पैलेट, ये दो आपके बाहर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, यहाँ पर दो इंटरनल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, पहला दो एक्सटर्नल, एक मिनट ये वाला हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं अबव द अपर लिप, अपर लिप के ऊपर प्रेजेंट है दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। ठीक है, एयर कहाँ से एंटर, हाँ तो ये बात बतानी है आपको, एयर कहाँ से एंटर करती है, एयर जो है, जो एयर है वो आपकी इस एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से पास होती है और नेजल कैविटी या चैम्बर में जाती है। ठीक है, इसी ऐसे, तो एयर एंटर करती है वाया एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स टू नेजल चैम्बर या कैविटी। एयर एटमॉस्फेरिक एयर जैसे हम सांस लेते हैं तो इन्हीं क्या बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एयर क्या होती है पास होती है और हमारे नेजल कैविटी या चैम्बर में जाती है। और अगर हम फूड लेते हैं, फूड हम खाते हैं, फूड, तो ये कहाँ जाता है, हमारे बक्कल कैविटी में जाता है। फूड कहाँ जाता है हमारे, फूड इंटर्स इनटू बक्कल कैविटी वाया माउथ। ये हमारे माउथ है, हम यहाँ से फूड खाते हैं तो हमारे बक्कल कैविटी में जाता है, ये सबको हमें पता है। और ये जो पैलेट मैंने बताया, पैलेट एक्ट एज पार्टीशन, पैलेट किस तरह एक्ट कर रहा है, पार्टीशन की तरह एक्ट कर रहा है या सेपरेशन की तरह काम कर रहा है, जो सेपरेट कर रहा है नेजल कैविटी को बक्कल कैविटी से। नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी को सेपरेट कर रहा है कौन, पैलेट सेपरेट कर रहा है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आ गया मनुष्य, फिर बनाते हैं। चलो इसके दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हमने बना लिए, और हमें क्या बनाना है, ये हम बना लेते हैं पैलेट। पैलेट सेपरेट करता है बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी को, ये ऐसे, अच्छा नहीं बन रहा लेकिन ठीक है, चलो बन गया। अब बात करते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हमारी नेजल कैविटी या जिसे हम नेजल चैम्बर भी बोल रहे हैं, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर पार्ट, एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। तो वो बनाते हैं, ये होगा इसकी खोपड़ी, ठीक है? ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ये होगा आपका एंटीरियर पार्ट। तो लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, एंटीरियर पार्ट, समझ जाना, ए एन टी लिखा है तो एंटीरियर पार्ट हो गया। और इसके बाद का जो पार्ट होता है, ये वाला एरिया, ये इसका होता है पोस्टीरियर पार्ट। तो इसमें प्रेजेंट होते हैं नेजल कॉन के, या कह सकते हैं हम थ्री पेयर्स ऑफ टर्बिनेट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं स्पाइरल बोन्स। इनमें स्पाइरल बोन्स प्रेजेंट होती हैं जो एक लॉन्ग एंड स्पाइरल पैसेज बनाती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, लॉन्ग स्पाइरल बोन्स प्रेजेंट होती है जो लॉन्ग और स्पाइरल पैसेज बनाती हैं। ठीक है, चलो बना लेते हैं, तो बनाए ऑरेंज कलर, ये होती है ऐसे, स्पाइरल बोन्स प्रेजेंट होती हैं ऐसे, या इसे हम बोलते हैं टर्बिनेट्स, ये थ्री पेयर्स होते हैं, या इसे हम बोलते हैं नेजल कॉन के। ठीक है, ये हो गया। अब ये लाइन होती है सिलिएटेड और ग्लैंडुलर एपिथेलियम से लाइन होती है, तो हम इसको लाइन कर लेते हैं। चलो ये ऐसे, ये ऐसे लाइन होती है, ठीक है? ऐसे लाइन होती है, समझ जाना, ठीक है, ये ऐसे लाइन अच्छे से नहीं बन पा रहा है।
ठीक है, चलो। ये स्पाइरल बोन्स जो हैं वो सीलिएटेड और ग्लैंडुलर एपिथेलियम से लाइंड होती है। जो ये है पोस्टीरियर पार्ट आपका, ये है आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल चैम्बर। ये पोस्टीरियर पार्ट है आपका नेजल चैम्बर का। ठीक है, चलो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तब आगे समझते हैं क्या क्या होता है। ठीक, और ये है हमारी बक्कल कैविटी। ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे इंटरनल लेयर्स प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर्स। तो जो एंटीरियर पार्ट होता है नेजल चैम्बर का, उसमें प्रेजेंट होते हैं आपके हेयर्स और स्किन। जो एयर हमारी नोज से एंटर करती है स्टूडेंट्स, मान लो ये एयर एंटर करी, ठीक है, एंटीरियर पार्ट में पहले जाएगी, तो एंटीरियर पार्ट में होते हैं हेयर्स और स्किन। जैसे कि हमारे इस एयर में मान लो कि डस्ट प्रेजेंट है, तो ये डस्ट क्या होती है, जो हमारे नाक में बाल होते हैं ना, वो जो डस्ट होती है इन्हीं हेयर्स में क्या होती है, ट्रैप हो जाती है। ये ट्रैप करने का काम करती है। ये हेयर्स क्या करते हैं, हमारे जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैप करने का काम करते हैं। ठीक है, और स्किन प्रेजेंट होती है एंटीरियर पार्ट में, बस इतना ध्यान रखो। अब जो पोस्टीरियर पार्ट होता है नेजल चैम्बर का, अब एयर एंटीरियर पार्ट से होकर के पोस्टीरियर पार्ट में जाती है। तो पोस्टीरियर पार्ट इस तरीके से अरेंज होते हैं, एक लॉन्ग एंड स्पाइरल पैसेज बनाते हैं, जिसमें कि एयर अगर पास हो तो जो एयर, मान लो आप बहुत ठंडी ठंडी एयर ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एयर होती है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर की इक्वल हो जाती है। जब एयर इस पोस्टीरियर पार्ट से पास होती है तो एयर हमारी बॉडी टेम्परेचर की इक्वल हो जाती है। बॉडी को एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कर देता है ये पोस्टीरियर पार्ट। और जो बोन्स होती है इसमें, स्पाइरल बोन्स, वो लाइंड होती है ग्लैंडुलर और सीलिएटेड एपिथेलियम से, उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और ग्लैंड्स, मतलब ग्लैंडुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें गोबलेट सेल प्रेजेंट होती है। गोबलेट सेल क्या करती है, म्यूकस को सिक्रेट करती है। गोबलेट सेल म्यूकस को सिक्रेट करती है। ठीक है, म्यूकस को सिक्रेट करती है। अब ये म्यूकस क्या करता है, जैसे कि मान लो हमने सांस लिया, उसमें कोई बैक्टीरिया है या कोई अदर ऐसा पार्टिकल है जो हमारे लंग्स के लिए हार्मफुल है, ठीक है, तो ये म्यूकस क्या करती है, उस बैक्टीरिया को और अदर जो पार्टिकल्स हैं जो अच्छे नहीं है, मतलब जो बेकार होते हैं हमारे लंग्स के लिए, उनको क्या करती है, ट्रैप कर लेती है। उनको म्यूकस क्या करती है, अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। और जो सीलिया होते हैं, ये सीलिया बीट करते रहते हैं, सीलिया बीटिंग करते रहते हैं, बीट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और इस म्यूकस में जो बैक्टीरिया ट्रैप है उनको लंग्स में जाने से रोकते हैं, उनको लंग्स में जाने से रोकते हैं। अगर ये बैक्टीरिया हमारे लंग्स में चला जाएगा तो इन्फेक्शन कॉज कर देगा। तो ये सीलिया क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को, म्यूकस ट्रैप्ड बैक्टीरिया को लंग्स में जाने से रोकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। और जैसे एयर इसमें से पास होती है पोस्टीरियर पार्ट से, और एयर को ये क्या कर देता है, ह्यूमिडिफाई कर देता है, मतलब नम कर देता है। जैसे आप सांस बाहर निकालते हो ना, तो आप क्या करते हो, उसमें कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, नमी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये काम भी करता है पोस्टीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट का एक ये वाला जो है स्ट्रक्चर, इसको हम ऐसे जूम करके देखते हैं, एक मिनट। ये मान लो ये आपकी सेल्स है, बीच बीच में इसमें गोबलेट सेल प्रेजेंट होगी, बीच बीच में इसमें ये ग्रीन से बनाते हैं, देखिएगा, ये आपकी, ये आपकी गोबलेट सेल प्रेजेंट है, ये आपकी, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सीलिया से प्रेजेंट है। ठीक है, सीलिया से प्रेजेंट है।
जैसे सीलिया प्रेजेंट है। और ये गोबलेट सेल क्या करेंगे, गोबलेट सेल ये गोबलेट सेल सिंथेसाइज करेंगे और सिक्रेट करेंगे क्या, म्यूकस। ये म्यूकस सिक्रेट कर दिया, ये म्यूकस सिक्रेट, ठीक है, ये म्यूकस सिक्रेट कर दिया। अब ये म्यूकस में ही वो बैक्टीरिया जो हमारे एयर के साथ अंदर आते हैं, वो इस म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं और सीलिया बीट करते हैं, सीलिया बीट करते हैं तो इस म्यूकस ट्रैप्ड बैक्टीरिया को हमारे लंग्स में जाने से रोकते हैं। क्लियर? चलो एक मिनट सही कर ये आपका हो गया अ, ये आपका हो गया इंटरनल लेयर्स, ये आपके हो गए इंटरनल लेयर्स। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो हमने नेजल कैविटी देखी, नेजल चैम्बर भी हम बोलते हैं। तो एंटीरियर पार्ट में क्या था, एंटीरियर पार्ट कंटेन्स हेयर्स एंड स्किन। एंटीरियर पार्ट में स्किन थे और हेयर्स थे, और जो हेयर्स थे वो क्या कर लेते थे, हेयर्स ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम इनकमिंग एयर। अच्छे से लिख लेते हैं, राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है। यस यस यस, फ्रॉम इनकमिंग एयर। ठीक है, तो एंटीरियर पार्ट में क्या था, स्किन और हेयर्स थे, और हेयर्स ट्रैप कर लेते थे डस्ट पार्टिकल्स को इनकमिंग एयर से। अब पोस्टीरियर पार्ट की बात करते हैं। पोस्टीरियर पार्ट में, हाँ, पोस्टीरियर पार्ट में बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, लॉन्ग स्पाइरल बोन्स एक लॉन्ग स्पाइरल पैसेज को बनाते हैं। ठीक है, इसमें 3 पेयर्स ऑफ टर्बिनेट्स भी कह सकते हो आप, उसे नेजल कॉन्केव भी कह सकते हो, या स्पाइरल बोन्स भी सिंपली बोल सकते हो। ठीक है, ये लॉन्ग स्पाइरल पैसेज इसलिए बनाते हैं ताकि एयर जैसे इसमें से पास करेगी ना, तो एयर को बॉडी टेम्परेचर की इक्वल कर देगा, ये एयर को ह्यूमिडिफाई कर देगा, मतलब नम कर देगा, और जो बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होंगे इस म्यूकस में ट्रैप हो जाएंगे। इसमें जो म्यूकस निकल रहा होगा ग्लैंडुलर और सीडेटेड एपिथेलियम से जो ये लाइन होता है, तो इसमें ट्रैप हो जाएंगे बैक्टीरिया। ठीक है, बोन्स आर अरेंज्ड इन अ वे दैट दे क्रिएट अ लॉन्ग एंड स्पाइरल पैसेज। एक लॉन्ग और स्पाइरल पैसेज क्रिएट करती है। बोन्स इस तरीके से अरेंज होती हैं कि लॉन्ग और स्पाइरल पैसेज को बनाती है। क्लियर, बता दिया मैंने। अब पोस्टीरियर पार्ट में देखें, दिस स्पाइरल पैसेज इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड एपिथेलियम। ये जो स्पाइरल पैसेज है ये ग्लैंडुलर और सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होता है। हमने आपको बताया कि इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंडुलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें बोबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं और वो म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कंटेन्स बोबलेट सेल दैट सिक्रेट म्यूकस। ओके, बैक्टीरिया एंड अदर पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन द म्यूकस। बैक्टीरिया और जितने भी अदर जो फॉरेन पार्टिकल्स होंगे जो लंग्स के लिए अच्छे नहीं होंगे, वो इसमें ट्रैप हो जाएंगे। दिस हेल्प्स कीप द एयर क्लीन। एयर को क्लीन कर देता है, लंग्स में जाने से पहले ये एयर को क्लीन कर देता है और बैक्टीरिया फ्री कर देता है बिफोर इट रीचेस टू द लंग्स। ठीक है, एयर को ये साफ करने का काम करता है। ये जो पोस्टीरियर पार्ट है नेजल कैविटी का, ये एयर को क्लीन करने का काम करता है, ये भी आप याद रखना। सीलियरी ब्लीडिंग प्रिवेंट्स म्यूकस ट्रैप्ड बैक्टीरिया फ्रॉम गोइंग इनटू द लंग्स। ठीक है, सीलिया बीट करते हैं और म्यूकस ट्रैप्ड बैक्टीरिया को लंग्स में जाने से रोकते हैं। As the air passes through this area, its temperature becomes equal to body temperature. ये इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है, मतलब एयर का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है। मान लो हम लोग शिमला घूमने गए हैं, शिमला घूमने जाएंगे तो वहां पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, मतलब ठंडी ठंडी एयर होती है। हम उसको नाक से सांस लेते हैं, एयर क्या ली हमने, ठंडी ठंडी एयर ली। अब हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम है, बॉडी का टेम्परेचर मतलब बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उस एयर को ये मेंटेन कर देता है, इक्वल कर देता है, बराबर कर देता है, ताकि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो। ठीक है,
एज द एयर पासिस थ्रू दिस एरिया इट गेट्स वार्म। एयर आप ऐसे ऐसे हाथ करोगे तो आपको गरम गरम से एयर आती है। ह्यूमिडिफाई और मॉइस्चर मतलब कि इसमें नमी होती है, गरम 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 हवा आती है मुंह से बाहर। और ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, हमने सारा कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। एक मिनट। ठीक है, चलो फिर मनुष्य आ गए, फिर बात करते हैं इनकी। तो मनुष्य के पास हमारे नोज में दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट हैं, और ये इनका एक मिनट, ये पैलेट प्रेजेंट है, ये पैलेट प्रेजेंट है, ये नेजल चैम्बर है, ये क्या है, नेजल चैम्बर है, और ये है हमारा बक्कल कैविटी, ये है हमारी बक्कल कैविटी। और यहाँ पर दो गोले गोले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है पीछे की तरफ, इसे हम बोलते हैं क्या, इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नेयर्स। और ये है हमारा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल्स। तो अच्छे से लिख लेते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट है, ठीक है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, नेजल चैम्बर, इंटरनल नेयर्स पीछे प्रेजेंट है। अब मान लो ये जो एयर है, एयर है, एयर यहाँ से क्या करेगी, एंटर करेगी हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, हम एयर एंटर करी और कहाँ गई, नेजल चैम्बर में गई। नेजल चैम्बर से इंटरनल लेयर से होते हुए नीचे जाएगी, और नीचे तो नीचे फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, ये होता है फेरिंग्स वाला पार्ट, ये होता है फेरिंग्स वाला पार्ट। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है, कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, कॉमन, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फूड एंड एयर। फेरिंग्स स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। देखो, इस हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रल से एयर आई नेजल चैम्बर में, और इंटरनल एयर से पास होते हुए ये फेरिंग्स में आ जाती है, ये एयर हमारी फेरिंग्स में आ जाती है, ठीक है। और जो हमने फूड खाया, जो हमने फूड खाया वो भी इस बकल कैविटी में आता है हमारे माउथ के थ्रू, और इस फेरिंग्स में आ जाता है, इस फेरिंग्स में ही आ जाता है। अब आगे जा करके, अब आगे जा करके हमारे यहाँ पर नेक वाले रीजन में क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होगी ट्रैकिया, यहाँ पर प्रेजेंट होगी ये ट्रैकिया प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट है ईसोफेगस। ईसोफेगस मतलब फूड की पाइप प्रेजेंट है, फूड पाइप है ये, और ये है हमारी ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब वाइंड पाइप, जहाँ पे हमारी एयर जाती है, और फूड पाइप जहाँ पे हमारा खाना जाता है। तो ट्रैकिया जो होती है वो आगे की तरफ होती है, और जो फूड पाइप ईसोफेगस होती है वो उसके पीछे की तरफ होती है, ठीक है। तो ये जो एयर आई, तो ये जो एयर आई, मान लो ये एयर आ रही है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर आई, नेजल चैम्बर में गई, इंटरनल लेयर से पास होते होते फेरिंग्स में गई। अब ये एयर पास होकर के कहाँ जाएगी, अब ये एयर जाएगी आपकी ट्रैकिया में, ये एयर जाएगी आपकी ट्रैकिया में। और ये जो खाना है, फूड आपने लिया माउथ के थ्रू, बकल कैविटी में आया, अब ये फूड जाएगा आपका फूड पाइप में, मतलब ईसोफेगस में, ईसोफेगस में, ठीक है। और ये जो फूड पाइप की ओपनिंग होती है इसे हम बोलते हैं गलेट, इसे हम बोलते हैं गलेट। और जो ट्रैकिया होती है हमारी वाइंड पाइप, इसकी ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस, की ओपनिंग को हम कहते हैं
ग्लॉटिस। तो समझ में आया? चलो एक बार फिर से बताते हैं। तो जो एयर आई हमारी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, वो नीजल चैम्बर से पास होते हुए गई हमारे इंटरनल लेयर्स में। इंटरनल लेयर से फिर जाएगी वो फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। ठीक है, यहाँ से फूड भी पास होता है, यहाँ से एयर भी पास होती है, तो इसलिए हम इसे बोल रहे हैं फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। तो एयर हमारी फेरिंग से पास होते हुए कहाँ पर जाएगी? हमारी ट्रैकिया में जाएगी। हमारी फूड पाइप में नहीं जाएगी, हमारी ट्रैकिया में जाएगी। हमारी ट्रैकिया वाइंड पाइप है। ठीक है, और जो फूड होगा वो बक्कल कैविटी से होते हुए और फेरिंग्स में जाएगा, फिर फेरिंग्स से होते हुए फूड पाइप यानी कि इसोफेगस में जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया है ना डायग्राम में, तो भी समझ लेना। चलिए, तो अब बात करते हैं ट्रैकिया की। ट्रैकिया 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 बनाते हैं। तो चलो ट्रैकिया बनाते हैं। ट्रैकिया ये हो गई आपकी। ट्रैकिया का डायग्राम बनाएंगे। ये आपकी ये है ट्रैकिया, ये है ट्रैक। ठीक है, ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वेंट पाइप भी बोलते हैं, जहाँ पे हमारी एयर जाती है। इस ट्रैकिया में ऊपर साइड में, ट्रैकिया के अपर साइड पे, ऊपर की साइड पे हमारा वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं लैरिंग्स। ट्रैकिया के अपर साइड पे यहाँ पर ये वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है। ये वॉइस बॉक्स ये प्रेजेंट होगा। ये वॉइस बॉक्स, इसको कलर कर देते हैं। तो मान लो ये जो है ये है। चलिए, तो ये क्या है? हमारी लैरिंग्स है। लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, जहां से हमारी आवाज आती है। ठीक है, समझ में आया? तो लैरिंग जो होती है वो हमारी वॉइस बॉक्स होती है। और जो ट्रैकिया होती है उसकी ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस। तो लिख लेते हैं यहाँ पर ओपनिंग। अब ट्रैकिया में, ट्रैकिया में 16 से लेकर के 20 सी शेप की इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं ट्रैकिया में। और ये क्या करती हैं? और ये करती हैं, ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। ठीक है, कोलैप्स मतलब कि सिकुड़ने से बचाती हैं। तो ये ऐसे बना लेते हैं रिंग्स, ये ऐसे। चलो यहाँ पे डाल, ये ऐसे, ये ऐसे क्या प्रेजेंट है? ये शी शेप की इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। इनकम्प्लीट क्यों बोल रहे हैं? क्यों इनकम्प्लीट बोल रहे हैं? इनकम्प्लीट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरी ट्रैकिया में पीछे तक ये पूरी फुल रिंग नहीं प्रेजेंट होती है। ये ट्रैकिया में आगे की तरफ केवल शी शेप मतलब आधी ट्रैकिया में आगे की तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, बस ऐसे पूरी रिंग नहीं बनती है, ऐसा ऐसे आगे की तरफ होती है ऐसे। और ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है, ये याद रखना। ठीक है, और कितनी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं? 16 टू 20 रिंग्स हो सकती हैं। 16 से 20 इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और जो हमारा लैरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स, उसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर ऐसे। ऐसे मान लो ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। चलो इसको भी मोटा मोटा कर लेते हैं। ये जो है ये,
ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्या? तो हम बोलते हैं हमारा इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस क्या होता है? एक थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो कि लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स में प्रेजेंट होता है, मतलब उसके ऊपर ऐसे लगा होता है, ये उसी का पार्ट होता है लैरिंक्स का ही। ये क्यों प्रेजेंट होता है आपको पता है? चलो बताती हूँ। देखो इस स्ट्रक्चर में देखो, जब हम जब हम फूड को खाते हैं, फूड हमारे बक्कल कैविटी में जाता है, बक्कल कैविटी से फूड हमारी कहाँ जाता है? ईसोफेगस या फूड पाइप में जाता है। तो ये जो कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो लैरिंक्स के ऊपर लगा होता है, ये जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है, ये ट्रैकिया की ओपनिंग है ग्लॉटिस, ये ओपनिंग है ना ग्लॉटिस, इसको ये कवर कर लेता है ड्यूरिंग सैलोइंग ऑफ फूड। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो कहीं खाना हमारी इस ट्रैकिया मतलब कि वाइंड पाइप में न चला जाए, इसलिए ये ग्लॉटिस क्या करता है, ये भी ग्लॉटिस क्या करता है, ये ग्लॉटिस मतलब ओपनिंग ऑफ वाइंड पाइप को कवर कर लेता है, ऐसे ऐसे ये ऐसे कवर कर लेता है, जैसे कवर कर लेगा, ठीक है, जैसे कवर कर लेता है, ताकि जो फूड है वो हमारी विंड पाइप में ना चला जाए, फूड जाए किसमें? ईसोफेगस में, मतलब कि हमारी फूड पाइप में जाए, ठीक है। किसमें जाता है? किस ओपनिंग में जाएगा? गलेट में जाएगा। गलेट किसकी ओपनिंग है? ईसोफेगस की ओपनिंग है, ठीक है। चलो, तो इतनी चीज समझ में आ गई। इसी को हम बोलते हैं एक्ट ऑफ स्वेलोइंग फूड। एक्ट ऑफ स्वेलोइंग फूड किसको बोलते हैं? जब हम खाना निगलते हैं, शैलो करते हैं, ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है ताकि हमारा खाना वाइन पाइप में हो जाए, इसी को हम बोलते हैं एक्ट ऑफ स्वेलोइंग फूड। इसको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी शी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट हो गई जो ट्रैकिया को कोलैप्स करने से। चलो आगे इसको देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ट्रैकिया ऑल्सो कॉल्ड वेंट, ट्रैकिया को हम वेंट पाइप बोलते हैं, मैंने बता दिया। ओपनिंग ट्रैकिया की को क्या कहते हैं? ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया और ग्लॉटिस। ट्रैकिया में कितनी रिंग्स होती हैं? 16 to 20 शी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, ठीक है, बता दिया, इनकम्प्लीट होती हैं, याद रखना। ये रिंग्स जो होती हैं प्रिवेंट करती ट्रैकिया को फ्रॉम कोलैप्स होने से बचाती हैं। एयर फ्रॉम फेरिंग्स एंटर इनटू द ट्रैकिया, जो एयर आती है हमारी फेरिंग से वो ट्रैकिया में एंटर करती है। ये भी मैंने बता दिया आपको, ट्रैकिया हमारी वेन पाइप है, वहीं पे हमारी एयर एंटर करती है, और जो हमारा फूड है वो हमारी फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस में एंटर करता है, और ईसोफेगस की ओपनिंग को हम गलेट बोलते हैं, ठीक है। चलो, अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया कंटेन्स लैरिंक्स, साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो अपर पार्ट होता है वो ट्रैकिया का, उसमें लैरिंक्स या साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और जो लैरिंक्स वॉइस बॉक्स होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, इसको याद रखना कि जो लैरिंक्स होता है वो हमारा कार्टिलेजनस मतलब कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है, इतना याद रखना। लैरिंक्स कंटेन्स अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। लैरिंक्स में एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एपिग्लॉटिस। और ये क्या करता है? ग्लॉटिस को, इट कवर्स द ग्लॉटिस ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक इसी को हम बोलते हैं एक्ट ऑफ swallowing फूड। ये swallowing लिखा है, ठीक है, डब्ल्यू है ये, swallowing फूड है, ठीक है। एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस इज अ पार्ट ऑफ लैरिंक्स। एपिग्लॉटिस पार्ट है लैरिंक्स का ही। चलो, समझ में आ गया तीन चीजें। चलिए अब आगे क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया? अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स, ट्रैकिया को कौन कोलैप्स होने से बचाता है? बताओ, कमेंट में अपना आंसर करो वीडियो को रोक करके, ठीक है।
तो कौन बचाता है? मसल्स नहीं, रिब्स नहीं, स्टर्नम थोड़ी ना। बी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, कार्टिलेजिनस सेंस। जो शीर्षक कार्टिलेजिनस सेंस प्रेजेंट होती है, ये ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से बचाता है। ठीक है, ठीक है। ड्यूरिंग swallowing of food, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called what? इसको क्या कहते हैं उसे? एपिग्लॉटिस कहते थे ना। एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर करता है। ड्यूरिंग swallowing of food, गलेट, गलेट क्या है? गलेट तो ओपनिंग हो गई हमारी इसोफेगस की। और जो बी हो गया वो हो गया एपिग्लॉटिस, तो एपिग्लॉटिस हमारा करेक्ट आंसर है, बी। और सी लंग्स, ये भी रॉन्ग है। डी प्लूरा, ये भी रॉन्ग। ठीक है, चलो देखते हैं। वाइंड पाइप अराइजेस फ्रॉम, वाइंड पाइप कहाँ से अराइज होता है? हमारी लैरिंग से। लैरिंग्स हमारी क्या है? वॉइस बॉक्स है, वहीं से अराइज होता है, क्योंकि सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? लैरिंग से प्रेजेंट होता है, जो कि कार्टिलेज का बना होता है, और इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो वाइंड पाइप हमारा लैरिंग से ही अराइज होता है, इसको भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बी है ट्रैकिया। ट्रैकिया तो खुद ही वाइंड पाइप को तो ट्रैकिया ही बोलते हैं, लंग्स थोड़ी ना हो जाएगा, तो ऐसे कैविटी भी नहीं होगा, गलत। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है, चलो जो हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, उसके कुछ क्वेश्चंस भी इसमें मैंने ऐड किए हैं, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, वो है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म किसमें आते हैं? एनालीड्स। अर्थवॉर्म किसमें आते हैं? एनालीड्स। यूज क्या यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए? वो क्या यूज करते हैं? स्किन का यूज करते थे, जिसे हम बोलते थे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो देख लो इसमें, ए लंग्स, ये भी रॉन्ग हो गया। बी गिल्स नहीं। सी थिन एंड मोइस्ट क्यूटिकल। तो इनमें थिन और मोइस्ट स्किन प्रेजेंट होती है, या स्किन को हम क्यूटिकल भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? थिन और मोइस्ट स्किन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी नहीं, ये एम्फीबियंस यूज करते थे जब लैंड करते थे। नेक्स्ट है लंग्स विद एयर सैक्स प्रेजेंट इन। लंग्स के साथ एयर सैक्स किसमें प्रेजेंट होती थी? अभी बताया था मैंने, एप्स में प्रेजेंट होती थी, उसमें एक्स्ट्रा एयर स्टोर होती थी। पॉलीफेरेंस में नहीं, इनमें तो जनरल बॉडी सरफेस होता है, एनालिक्स में क्यूटेनियस होता है रेस्पिरेशन। और सी एप्स हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एप्स में लंग्स होती है एयर सैक्स के साथ। बी हो जाएगा मैमल, ये रॉन्ग। चलो, कॉकरोच हैव, कॉकरोच किसमें आ जाते थे? हमारे टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स में। उसमें क्या आता था हमारे पास? ट्रैकिया होती थी, वो ट्रैकियल सिस्टम से रेस्पिरेशन करते थे। तो देख लो, गिल्स रॉन्ग हो गया, बी क्यूटिकल गलत, सी ट्रैकिया। तो सी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी देख लेते हैं लंग्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। चलो, हाँ तो स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, जो उसका एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग भी कहते हैं। ठीक है, हमने बताया कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग भी कहते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं, तो हम उसे ब्रीदिंग भी कहते हैं, उसे हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सी एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन थोड़ी ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ब्रीदिंग हमारा सही है, रेस्पिरेशन भी हमारा सही है, तो ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ब्रीदिंग मैकेनिज्म एंड डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंड्स ऑन। ब्रीदिंग मैकेनिज्म और जो डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, वो किस पे डिपेंड करते हैं? मैंने आपको कल बताया था, कल मतलब कल नहीं, सॉरी, जो लेक्चर आया था, लेक्चर नंबर फर्स्ट, उसमें मैंने आपको बताया था कि वो उसके हैबिटाट पे डिपेंड करता है, कि वो स्पीशीज रहती क्या है, उसका हैबिटाट क्या है। ठीक है, और उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, कि उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। उसका सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो हैबिटाट और उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, वो उस पर डिपेंड करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सीलोम, गलत हो गया। ए बी हैबिटाट, ये करेक्ट है। सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा, बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा बोथ
बी एंड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं असर्शन और रीजन क्वेश्चन की। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस नीट में आते हैं। ठीक है, तो इसे भी प्रैक्टिस करते हैं। असर्शन, मोलस्का, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और हेमिकॉर्डेट्स यूज गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। तो ये ऑप्शन, ये तो हमारा असर्शन तो करेक्ट हो गया। जो मोलस्का होती है वो भी गिल्स का यूज करती हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स वो भी गिल्स का यूज करते हैं, और हेमिकॉर्डेट्स होते हैं वो भी गिल्स का यूज करते हैं रेस्पिरेशन की। अब इसका रीजन देखते हैं। गिल्स क्या होते हैं? वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो ये भी सही है हमारा। गिल्स हमने बताया था आपको वैस्कुलर स्ट्रक्चर को, बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है गिल्स के अराउंड, जो हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने में। वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है डिजोल्व फॉर्म में, वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं गिल्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ऑक्सीजन को वाटर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, हमारा रीजन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन देखते हैं, असर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। असर्शन रॉन्ग, रीजन करेक्ट, ये भी गलत हो गया। बोथ रॉन्ग, ये भी गलत हो गया। तो डी आंसर क्या है? बोथ करेक्ट, दोनों करेक्ट है। और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी, बोथ करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 10, which is incorrect match in the following with respect to respiration. पिंजन, पिजन मतलब कि किसमें आ जाता है हमारा? एस में आ जाता है। तो वो क्या करते हैं? लंग्स का यूज करते हैं। ठीक है, करेक्ट है ये। तो इसमें हमारा क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है, मतलब गलत बताना है। फिश क्या करते हैं? गिल्स का यूज करते हैं, ये भी करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये भी हमारा सही है। कॉकरोच क्या करते हैं? ट्रैकिया का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम भी यूज करता है। ये हमारे एक्वाटिक, सॉरी, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैं और कॉकरोच ट्रैकिया का यूज करते हैं। डी है हमारा वेल। वेल वेल्स का यूज करते हैं? नहीं। वेल्स क्या होती है? वेल्स आपको लगेगा कि वेल्स का यूज करते हैं, वेल तो मछली नहीं है, वेल एक मैमल है। वेल एक मैमल है जो कि लंग्स का यूज करती है। तो ये ऑप्शन हमारा, जो ये है डी वाला ऑप्शन, ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जो डी हमारा वो करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि वेल्स जो है गिल्स का नहीं यूज करते, वेल्स हमारे लंग्स का यूज करते हैं। वेल्स क्या है? मैमल है, मैमल है। ठीक है, तो हमने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे। आज के लिए बस इतना ही। चलो बताना कि लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, अपना फीडबैक जरूर देना ताकि मुझे पता चल सके, और मुझे सपोर्ट करना। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। चलिए बाय।